तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि पीएफ और ईएसआईसी में नोटिस अभी भी लोगों को रेगुलर आ रहे हैं। कुछ लोगों ने क्लैरिफिकेशन लेटर जो है सबमिट कर दिया है कि सर हमारे ऊपर पीएफ और ईएसआईसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा है और हमें जो है ईएसआई और ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक मिल गया था एट द टाइम ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन। तो सर अब हम क्या करें, क्योंकि हमारे पास तो एम्प्लॉय भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, या फिर दोस्तों हैं तो एक दो ही है, तो क्या करें। तो दोस्तों वैसे तो वो क्लैरिफिकेशन जो आपने सबमिट किया है वो सही है और वो एज पर लो ही है, क्योंकि जब ये 23 फरवरी 2020 को एमसीए की एक नोटिफिकेशन आई थी कि जी अब से बाद में यानी कि 23 फरवरी 2020 से बाद में जो भी कंपनी रजिस्टर होंगी, कंपनी रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपको पीएफ और ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगा। तो एमसीए ने उस समय एक कंडीशन लगाई थी कि जी ये जो ईएसआईसी और ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन आपको मिल रहा है, इसके कंप्लायंसेस यानी कि जो इसकी रिटर्न फाइलिंग है वो आपको तब तक नहीं करनी है जब तक कि आपके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल ना हो जाए। अब ये एप्लीकेबल कब होते हैं दोस्तों? पीएफ हमारे ऊपर एप्लीकेबल होता है अगर हमारे पास मोर देन 20 एम्प्लॉई हैं, और ईएसआईसी के केस में अगर हमारे पास मोर देन 10 एम्प्लॉई हैं, है ना। और इसमें कुछ सैलरी का भी इशू रहता है कि पीएफ में हम 15,000 तक की सैलरी वाले एम्प्लॉय कंसिडर करते हैं और ईएसआई में 21,000 तक की सैलरी वाले एम्प्लॉय ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने ये बोला था कि जी जब तक आपकी कंपनी में इतने एम्प्लॉय ना हो तब तक आपको कोई भी रिटर्न वगैरह फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लोगों ने कहा ठीक है मिल जाने तो रजिस्ट्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अचानक से नोटिस आने लगे, खास करके ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और अभी भी रेगुलर लोगों को नोटिस आ रहे हैं, है ना। तो इस केस में हम क्या करें? हमने दोस्तों एक क्लैरिफिकेशन लेटर भी एमसीए को और जो है पीएफ डिपार्टमेंट को भेज दिया है कि सर हमें जो रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक मिल गया था कंपनी के साथ ही, और हमारे ऊपर ईएसआईसी और ईपीएफ एक्ट अभी भी एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं, तो कृपया करके अपने सिस्टम में अपडेट कर दीजिए जिससे कि हमारे पास कोई भी नोटिस ना आए और हमारे ऊपर लेट फीस या फिर पेनल्टी ना लगे। या नोटिस का रिप्लाई करने के बाद भी मान लो आपने डिपार्टमेंट को नोटिस का रिप्लाई कर दिया, क्लैरिफिकेशन सबमिट कर दिया है, फिर भी आपके पास नोटिस आ रहे हैं, तो नोटिस इसलिए आ रहे हैं फिर भी क्योंकि उन्होंने वो क्लैरिफिकेशन सिस्टम में अपडेट नहीं किया है। अब उनका कहना यह है कि जी जब एमसीए की नोटिफिकेशन आई थी स्टार्टिंग में तो उन्होंने ये बोला था कि आपके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो आपको रिटर्न फाइल नहीं करनी है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक और कंडीशन दी थी कि जब तक ये एक्ट एप्लीकेबल आपके ऊपर नहीं हो रहे हैं तब तक आपको दोस्तों एक्सटेंशन लेते रहना है। एक बार में एक्सटेंशन 6 मंथ के लिए मिलेगी और 6 मंथ कंप्लीट होने से पहले ही आपको नेक्स्ट 6 मंथ के लिए एक्सटेंशन जो है यहाँ पर लेनी होगी। अगर वो डेट आपकी निकल जाती है बाय चांस तो ऑटोमेटिकली एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है, यानी कि एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गया तो आपको जो है रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, चाहे आपके एम्प्लॉय हैं या नहीं है या फिर कम है। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या कि दोस्तों इस बात की अवेयरनेस ज़्यादातर लोगों को नहीं थी, या फिर थी तो उन्होंने इतना सीरियसली लिया नहीं। हमारे पास भी काफ़ी सारी कंपनी थी, हमने भी कुछ लोगों का एक्सटेंशन लिया था और कुछ लोगों का एक्सटेंशन नहीं लिया था। उनका रीज़न ये था कि कुछ लोग तो कंपनी बनाने के बाद में रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं कि सर बोलते हैं अभी तो सर काम ही नहीं हो रहा, अभी क्या करना है, या कुछ लोग रजिस्ट्रेशन वाले ही पेमेंट क्लियर नहीं करते हैं, और कुछ लोगों का हमने एक्सटेंशन लिया था। ठीक है, तो जिन लोगों ने दोस्तों स्टार्टिंग में ही एक्सटेंशन नहीं लिया तो 6 मंथ होने के बाद में एक्ट जो है उनके ऊपर एप्लीकेबल हो गया था, यानी कि अब उन्हें अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्लैरिफिकेशन से ही काम नहीं चलेगा, अब हमें पीएफ और ईएसआईसी की दोस्तों नील रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। नील रिटर्न कैसे फाइल करेंगे? अगर हमारी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, हम किसी को भी सैलरी नहीं दे रहे हैं, तो हम दोस्तों नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं, पीएफ की भी नील रिटर्न और ईएसआईसी की भी नील रिटर्न। अगर कंपनी ने अपनी लाइफ में पहले कभी भी कोई पीएफ डिडक्ट करके रिटर्न फाइल नहीं की है और वो डायरेक्ट नील रिटर्न फाइल कर रही है तो दोस्तों 75 रुपीज़ का यहाँ पर चालान लगता है और आपकी नील रिटर्न फाइल हो जाती है। ईएसआईसी में अगर एम्प्लॉय नहीं है या फिर कोई भी सैलरी आप नहीं दे रहे हैं, ठीक है, या दे रहे हैं तो 21,000 से ज़्यादा की लिमिट है। पीएफ में भी अगर दे रहे हैं तो 15,000 से ज़्यादा की लिमिट है, और ऑप्शनली वो लोग पीएफ में नहीं जाना चाह रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर
हम निल रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्चुअल में सैलरी दे रहे हैं, यानी कि कंपनी कह रही है कि हमारे पास 20 या 10 एम्प्लॉय तो नहीं है, लेकिन हमारे पास 4 एम्प्लॉय हैं, 5 एम्प्लॉय हैं, 2 एम्प्लॉय हैं, या फिर कंपनी के डायरेक्टर सैलरी ले रहे हैं, तो उस केस में दोस्तों है ना, अगर आपका क्राइटेरिया वो आ रहा है 15,000 और 21,000 वाला, तो आपको जो है प्रॉपर पीएफ और ईएसआईसी एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट करके और पीएफ और ईएसआईसी की रिटर्न दोस्तों बिफोर ड्यू डेट करना होगा। ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो आपके ऊपर रेगुलर पेनल्टी लगती रहेगी, लेट फी लगती रहेगी दोस्तों, और ये लेट फी और पेनल्टी काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। इससे बचने के लिए आपको करना चाहिए कि आप जो है, अगर एम्प्लॉय नहीं है या फिर उस लिमिट से ऊपर वाले हैं, तो आप निल रिटर्न कराते रहें। अदरवाइज दोस्तों आप पीएफ और ईएसआईसी डिडक्ट करके रेगुलर रिटर्न कराते रहें। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर अब से बाद के लिए तो हम रिटर्न करा देंगे, लेकिन पीछे के लिए क्या करें, क्योंकि हमारी कंपनी तो काफ़ी पहले की रजिस्टर्ड है और ये हो रहा है 23 फरवरी 2020 से एप्लीकेबल। तो दोस्तों शुरू से आपको निल रिटर्न फाइल करा देना है। लेट फी आपको कैलकुलेट बाद में होकर के आ जाएगी, आप लेट फी बाद में पे कर सकते हैं, अभी आप निल करके रिटर्न फाइल करा सकते हैं। ठीक है, निल रिटर्न फाइल कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर ना करें, इसको छोड़े ना, है ना। जो भी आपका प्रोफेशनल है, कंसल्टेंट है, या जो भी कंपनी की आपकी कंपनी का काम देखते हैं, उनसे आप बोल करके ये रिटर्न जरूर फाइल करें। इस वीडियो में यही बताना था कि अगर आपने एक्सटेंशन नहीं ली है तो क्लैरिफिकेशन लेटर से काम नहीं चलेगा। अब आपको दोस्तों निल रिटर्न फाइल करनी होगी, कम से कम अगर सैलरी नहीं दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं तो एक्चुअल रिटर्न फाइल करनी होगी। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो दोस्तों कमेंट कर सकते हैं।